जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण लगभग 1000 वन लाइनर MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जीव विज्ञान से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी स्टेट का हो, ग्रुप डी हो या बिहार SSC हो या पटवारी हो, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए या यूपी का हो, सभी में जीव विज्ञान से कम 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर ये वीडियो देख के जाइएगा तो आपका 4 से 5 नंबर कन्फर्म रहेगा। आज का वीडियो जीव विज्ञान के लगभग सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन आपको हल करा के दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज शुरू करते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण MCQ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमेशा पूछा जाता है और आगे भी इसके पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, अरस्तु। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के नाम जनक कहलाते हैं, अरस्तु। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। हिस्टोरिया प्लेंटारम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेटस। हिस्टोरिया एनिमालियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है
पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलियों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है फफूंदी का। एग्रोफोरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठ या बारहमासी वृक्ष लगाना। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी की खेती कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था स्वीडिश। पुष्पी पौधों को रखा गया है फैनरोगैम्स में। अपुष्पी पौधों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की ल्यूवेनहोक ने। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होती है सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। वास्तव में केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकीलवक। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशेरिशिया कोलाई। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा।
एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक यानी टीबी। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एना बीना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक के टीके का। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस। इबोला क्या है? वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणुओं में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु। आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? शैवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? कवक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देती है। यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किससे पृथक किया? वाक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। अल्फा 20 किससे बनते हैं? कवक से। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसेज। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचकांक है? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से।
लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। आगे है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है अपस्थानिक मूल। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूसियों में। डहेलिया की जड़ें होती है कंदील तथा पुलकित। ऊपरी रोही मूल मिलती है आर्किड्स में। न्यू मेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः मिलती है मैंग्रोव पादपों में। आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए, गैसों के विनियमन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। आलू तना है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल। निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरित नहीं है? शकरकंद का कंद। निम्न में से कौन सा तना है? अदरक। प्याज में खाद्य भाग है तना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? शुष्कोद्भिद। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र। पुष्प के जनक चक्र हैं पुमंग एवं जयांग। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताज़ा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प।
परागकोश में वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागण। एनीमोफिली परागण है वायु द्वारा। एंटोमोफिली परागण है कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चिरैप्टरोफिली। जूफिली परागण होता है जंतुओं द्वारा। ऑर्निथोफिली परागण होता है पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लिस्टोगेमी। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है कीट द्वारा। परागण है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोभिद। कीटों द्वारा परागित फूलों का परागण होते हैं रुक्ष और चिपचिपे। निषेचन क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों में। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है आवृत बीजियों का। अनिषेक जनन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेचन फलनीय है? केला। गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है सेब। नारियल तथा आम का फल होते हैं डूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग है एरिल। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? केला बेरी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। बीज विकसित होता है बीजांडों से। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का में। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। पौधों में पितृस्थ अंकुरण विविपेरी का अभिप्राय है। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी निम्नलिखित
भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? बांस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। तना होता है प्रायः धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? हल्दी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? लिनियस। वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई है जाति। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। कपास संबंधित है मालवेसी से। बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। कपास के पौधों का वंशीय नाम है गोसिपियम। आम का वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? टिट्रिकम एस्टिवम। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेविनी। गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। दलहनी पौधे संबंधित है लेग्यूमिनोसी से। सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी का। मूंगफली का वास्तविक नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वास्तविक नाम है थियासाइनेसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होता है? क्रूसीफेरी से। मटर पौधा है शाक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ का। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तना। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोग। मोर्फिन निकाला जाता है पेपेवर सिम्नोफेरम से। केसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। भोजन पत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। लौंग है सूखा फूल। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से। रेस्पिर्न नामक औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल में। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में। हल्दी पूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। एस्पिरिन उच्च वनस्पति जगत में गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन सा है? फंजाई।
कवकों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? काइटिन की। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? अपस्थानिक मूल। मूलांकुर के विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? मूसला जड़। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। कीट परागित पुष्पों में घोंघे द्वारा परागन कहलाता है? मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा। परागन है अपूर्ण विकसित नर युग्मोत्कोदभिद। कीटों द्वारा परागित फूलों का परागकण होता है? रुक्ष और चिपचिपे। निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों से। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है आवृत बीजियों का। अनिषेचन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? केला। गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? सेब में। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं डूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है मध्य फल भित्ति। नारियल के खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग कहलाता है एरिल। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लिनियस। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी। मटर पौधा है साग सब्जी। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में। हल्दी पूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान फसल है चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? कपास। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है दालचीनी। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन। पपीते में पीले रंग का कारण है? कैरिका जेंथिन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? कैप्सेसिन की उपस्थिति। क्रिकेट की बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सेल्किस परफ्यूरिया। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सजीवी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर ने। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? लेग्यूमिनोसी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होते हैं? कैरोटीनॉइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है द्विपद प्रणाली। प्रासरण की परिभाषा है अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना है अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य परासरण के कारण। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जास्ता। फूलगोभी का विटल रोग विप्टल किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीशियम। पत्तियों की हरी गमहीनता किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? जल हानि। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन में होता है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरे पौधे में। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है निम्न नमी व उच्च तापमान। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं
प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वाष्पोत्सर्जन। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जल, पर्णहरित और धूप का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। गलत। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल में कौन सा परफॉर्मिन होता है? मैग्नीशियम। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एटीपी का अभिप्राय है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है एथाइल अल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इनमें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। 2,4-D है खरपतवारनाशी। हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। हार्मोन वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहलाते हैं। हार्मोन का प्रभाव
विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। उपयुक्त सभी सही है। एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। ऑक्सिन से संबंधित सभी कथन सही है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों में विगलन में भूमिका निभाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन। पादप हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकलते हैं? कवक से। निम्न में से कौन सा एक खरपतवार है? 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बॉस। निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि के मापने में। पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं सिग्माइड वक्र। पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं हेलियोट्रॉपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है कंपानुकुंचन गति। छुई मुई की पत्ती में गति होती है कंपानुचन। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मोड़ना कहलाता है हेलियोट्रॉपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के पलतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है स्पर्शानुवर्तन। सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे में गति होती है स्पर्शानुकुंची गति। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है अधिकांश। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? केशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है रंध्र। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकिनिन। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन कराकर। हरित बाली रोग
किस फसल से संबंधित है? बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से। फलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिबेरिएनम। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कॉलेटोट्राइकम फेलकेटम। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। आलू में होने वाला उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? फाइटोपथेरा इन्फेस्टेनस। सिट्रस कैंकर है नींबू का एक रोग। निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? तंबाकू का मोजैक रोग। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? सेथिल रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? ऑक्सीजन की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान। हरित बाल रोग। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं केसी मेहता। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कैम्बियम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है? कॉर्क कैम्बियम से। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वाहन के लिए। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलियों की गिनती करके। वायु तक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स। आर्किड के विलेमान उत्तक पाया जाता है? मूलों में। निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतर अम्बिया एधा की। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंचाई होगी? यदि वृद्धि प्रतिवर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है? 5 फीट ही होगी। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? वायुतक की। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धांसे होते हैं मरुद्भिद में। शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है निम्न के कारण से: कॉर्क के बाहर विगलन परत के बन जाने से, विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए, पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए।
एक काष्ठकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पौधों पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जेसी बॉस ने। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ती और तने की इस नम्रता के कारण किसकी बहुलता को माना जा सकता है? दृढ़ द्योतक। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। वंशागति की इकाई है जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? गार्डन पी यानी मटर का पौधा। बारबेरा मेलकिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? आनुवांशिकी के नियम। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं: पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता और प्रभाविता का। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित होते हैं। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है संलग्नता। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है 3:1। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कॉर्नबर्ग। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? बैटसन के द्वारा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? बैटसन ने। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रिओल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका की ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी अनावरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार तथा अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं।
कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? पास्चर व टी स्वान ने। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रिओल। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय हो जाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। पारिस्थितिक नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनएल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? महासागर। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक जल तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? संकटापन्न पादप और जीव जंतु। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे
विरुद्ध था वन कटाई से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं, सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसिया शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः किस संबंधित संगठन है? नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारू धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गद्दीकरण कम करने हेतु। उपयुक्त सभी सहित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। यह गलत है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, उसके बाद बकरी, उसके बाद मानव। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 ईस्वी में। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मैंग्रोव, उसके बाद घास मैदान, उसके बाद झील, लास्ट में सागर। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेंस तथा मास। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है होता है शीशा।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। मुख्य वायु प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरितगृह गैसें कहलाने वाली गैसें है CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है स्वचालित वाहन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? रबर। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? वाहित मल। निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तांत्रिक तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? शीशा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? कैडमियम। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सकितामय रोग होने का कारण है सिलिका। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है जीवों के श्वसन से। ताजमहल को क्षति पहुंचती है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषक से। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। पारा। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है त्वचा का कैंसर। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अनंतः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑक्सीजन। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 ओजोन तथा पर ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? हाइड्रोजन। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? शोर। निम्नलिखित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरण को।
तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है: नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके ओजोन परत को। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? वाहित मल। परऑक्सी एसीटेल नाइट्रेट क्या है? गौण प्रदूषक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। कैडमियम। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है वात स्फीति। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ग्रीनपीस। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निस्सालन। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है एक्थियोलॉजी। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक से। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवक का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है एक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाते हैं मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है
डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है स्नायु तंत्र। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है वृद्धावस्था। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है शिशु से। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए होता है आनुवंशिकी के लिए। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। आनुवंशिकी किससे संबंधित है आनुवंशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं सोरोलॉजी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है शरीर संरचना और वातावरण। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है मकड़ों का अध्ययन।